तो प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 10th में आईयूपीएसी नोमेनकल्चर का नेक्स्ट जो पार्ट है, यानी हम कहें कार्बनिक यौगिकों के नामकरण में, कार्बनिक यौगिक का नामकरण, कार्बनिक यौगिक का नामकरण, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और यहां पर इसके लिए जो पद्धति है वो आईयूपीएसी पद्धति है। पहले हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि ये पद्धति है क्या और किस प्रकार से है। और इनमें हमने कल हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ लिया था। किसके बारे में पढ़ लिया था? हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन के बारे में पिछले वीडियो में हमने देखा आईयूपीएसी नाम। आज हम देखेंगे हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। देखिए हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न क्या होते हैं, इनके आईयूपीएसी नोमेनकल्चर देखेंगे। जैसे मेरे पास में मान लीजिए यहां पे है CH4, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं CS3 और यहां पे H। यदि मैं इस H को हटाकर यहां पर COOH समूह जोड़ता हूं तो मेरे पास में बनेगा CS3COOH। और यहां पर यदि मैं H को हटाकर CHO समूह जोड़ता हूं तो बन जाता है मेरे पास CS3CHO। और यदि यहां पर मैं H को हटाकर COCH3 समूह जोड़ता हूं तो मेरे पास में समूह बन जाता है CH3COCH3। यदि मैं H हटाकर यहां पर OH समूह जोड़ता हूं तो मेरे पास में बनता है CH3OH। ये तमाम फैक्ट हैं जो हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न कहलाते हैं। तो हाइड्रोकार्बन का जनक क्या होता है, ध्यान रखें, महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाइड्रो होंगे, आज हम इनके व्युत्पन्न का आईयूपीएसी में नोमेनकल्चर पढ़ेंगे। तो चलिए इनका हम नोमेनकल्चर पढ़ते हैं। और मैंने पहले ही बताया था कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए ओइक शब्द यूज होता है, तो इनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे कोर्स के अंदर है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसको हम कह सकते हैं अंग्रेजी में कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होते हैं, तो यहां पर हम कहेंगे वे कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक जिनमें COOH, ध्यान रखें यहां पर ये डेस है, माइनस नहीं है, COOH समूह है, पाया जाता है, उन्हें कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल में यह क्रियात्मक समूह पाया जाता है, जिनमें COOH समूह पाया जाता है, उन्हें कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। परीक्षा में यह भी प्रश्न आ सकता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक समूह क्या होता है, COOH होता है। और यहां पर COOH को लिखने का जो तरीका होगा वो इस प्रकार से होगा COOH, यह इसमें क्रियात्मक समूह होता है। अब चलिए इनके बारे में देखते हैं। तो इनमें प्रिय विद्यार्थियों अनुलग्न जो लगता है, अनुलग्न लगता है, वो लगता है ओइक अम्ल। क्या लगता है? ओइक अम्ल इसमें अनुलग्न लगता है, ओइक अम्ल, यानी सुफिक्स जो लगेगा वो ओइक एसिड लगेगा। और इनका जो सामान्य सूत्र होता है, सामान्य सूत्र की यदि हम बात करें तो देखिए रटने की जरूरत बिल्कुल है नहीं। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है हमारे पास में, यह इसका एल्केन का सामान्य सूत्र है। अभी मैंने बताया था एल्केन मेथेन है, इसमें से हाइड्रोजन हटाकर मैं COOH समूह जोड़ रहा हूं तो मेरे पास में CH3COOH बन रहा है, यानी एक हाइड्रोजन में कम कर रहा हूं और उसकी जगह COOH समूह जोड़ रहा हूं। तो यहां पर +2 की जगह आप क्या कर दोगे, CnH2n
और यहाँ पे +1 और डैश करके आप COOH समूह जोड़ देना, यानी इस 2 की जगह 1 कर देना। चाहे आपको एल्कोहल का सामान्य सूत्र कहें, चाहे आपको एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र कहें, या कार्बोक्सिलिक अम्ल का कहें, यहां पर 2 की जगह 1 लिख के उसके बाद में उसका क्रियात्मक समूह लगा देना, तो यह सामान्य सूत्र होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का। अब इसका जो हम नाम देखें तो IUPAC नाम, चलिए इनके IUPAC नाम के बारे में देखते हैं। तो मेरे पास में सपोज कीजिए सबसे पहले यह है HCOOH, तो आप खुद बताइए इसमें कितने कार्बन है प्रिय विद्यार्थियों। इसमें कार्बन 1 है, तो कार्बन 1 होने पर मैं इसको कहूंगा मेथ। हाँ, तो प्रिय विद्यार्थियों यहां पर जो कार्बन है इसके लिए 1 कार्बन है तो मेथ आएगा, और इसका प्राथमिक अनुलग्न कार्बन कार्बन में, वैसे ही हम कहें कार्बन और हाइड्रोजन में, हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा। इन दोनों को जब मैं जोड़ता हूं तो शब्द बनता है मेथेन। अब इस क्रियात्मक समूह के कारण ओइक अम्ल आगे लगा दूंगा, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा ओइक अम्ल, और जब मैं इसको साथ में लिखूंगा तो इसका नाम बन जाएगा मेथेनोइक अम्ल, यानी इसका नाम मेथेनोइक अम्ल हो जाता है। और इसका सामान्य नाम मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, इसका सामान्य नाम फॉर्मिक अम्ल होता है। फॉर्मिक अम्ल इसका सामान्य नाम है, IUPAC नाम इसका मेथेनोइक अम्ल है। ध्यान रखें यह वही अम्ल है जो लाल चींटी के डंक में पाया जाता है तथा मधुमक्खी या ततैया काटने पर हमारे शरीर में स्रावित करता है। यह मेथेनोइक अम्ल ततैया और मधुमक्खी तथा नोडल प्लांट के डंक में भी यही मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, और इसका नाम फॉर्मिक अम्ल सामान्य इसीलिए पड़ा क्योंकि मेथेनोइक अम्ल है यह जो है ग्रीक भाषा में इसको फॉर्मिका यानी फॉर्मिक अम्ल इसलिए कहते हैं क्योंकि फॉर्मिका चींटी को कहा जाता है। हम यहाँ पे कहते हैं रेड आंट, लेकिन ग्रीक भाषा में इसे फॉर्मिका कहा जाता है। लाल चींटी के आसवन से यह अम्ल प्राप्त होता है, इसीलिए इसे फॉर्मिक अम्ल कहा जाता है, और इसका IUPAC नाम है मेथेनोइक अम्ल। तो उम्मीद करता हूं इसके बारे में आप जान गए होंगे। चलिए नेक्स्ट जो एग्जाम्पल लेते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, और एग्जाम में भी पूछा जाता है कि हम इनके वही एग्जाम्पल लेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दूसरा बी है हमारे पास में CH3COOH। देखिए इनका क्या नाम है, तो इसका सामान्य नाम देखिए सबसे पहले सामान्य नाम प्यारे बच्चों इसका होता है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल इसका सामान्य नाम होता है। और इसका जो IUPAC नाम देखें, IUPAC नाम, तो IUPAC नाम में क्या होगा, इसमें कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन हैं, तो 2 कार्बन के लिए शब्द आता है एथ, और कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो आता है एन, और क्रियात्मक समूह यह होने से शब्द आता है ओइक अम्ल। क्या आता है, ओइक अम्ल। जब मैं इन तीनों को मिला देता हूं साथ में
तो यहां पे बन जाता है एथेनोइक अम्ल, इसका नाम बन जाता है। तो आप समझ गए होंगे एथेन प्लस ओइक अम्ल, तो यह एथेनोइक अम्ल इसका IUPAC में नाम बन जाता है। सामान्य नाम इसका एसिटिक अम्ल है। और यह भी ध्यान रखें, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, एसिटिक अम्ल का 3 से 4% विलियन 3 से 4% विलियन सिरका कहलाता है। क्या कहलाता है? सिरका कहलाता है। सिरका कहलाता है। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट लाइन है। एसिटिक अम्ल का 3 से 4% का विलियन। अब कहेंगे इसका मतलब क्या होता है, समझिए। 3 से 4%, जैसे आपके मान लीजिए 10% नंबर आते हैं, तो इसका मतलब है आपने 100 में से 10 मार्क्स प्राप्त किए। यहां पर यही बात है, 3 से 4%। जैसे हमारे पास में एक कोनिकल फ्लास्क होगा, यहां पर ये क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होता है। इसमें मैं 4 ml किसकी लेता हूं, एसिटिक एसिड की लेता हूं, यानी एसिटिक अम्ल की लेता हूं। एसिटिक अम्ल लिक्विड अवस्था में होता है और इसका गलनांक बहुत कम होने से यह सर्दियों में बर्फ की तरह जम जाता है, इसीलिए इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। ध्यान रखें, एसिटिक अम्ल को ग्लेशियल एसिटिक अम्ल इसीलिए कहा जाता है, इनका गलनांक कम होने से यह सर्दियों में बर्फ के समान जम जाते हैं, इसीलिए एसिटिक अम्ल को ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। तो इसका 3 से 4% ml लेते हैं। फिर इसके अंदर हम कहीं 96 ml क्या लूंगा, जल लूंगा, तो ये आपस में इसके अंदर घुल जाएगा। इसका 4% का क्या हो जाएगा, विलियन बन जाएगा। 3% का बनाना है तो 3 ml एसिटिक अम्ल 97 ml जल में मिला देते हैं, तो हमारे पास में यह इसका परसेंट का विलियन बन जाता है। प्रतिशत का मतलब होता है, प्रिय विद्यार्थियों ध्यान रखना, 100 में से आप 100 ml में कितना उस विलेय की मात्रा घुली हुई है वही उसका प्रतिशत है। जैसे मैं कहूं 10% W/V ग्लूकोज, इसका मतलब है कि 100 ml में 10 ग्राम ग्लूकोज घुला हुआ है और ये 10% का W/V का विलियन बना हुआ है। और यह अभी आपके काम का है नहीं, विलियन की सांद्रता के बारे में। यह सांद्रता वाला मैटर प्रिय विद्यार्थियों ध्यान रखें, 9th क्लास में है और 11th क्लास में जब आप साइंस लेते हैं केमिस्ट्री में यह मैटर काम में आता है, और 12th क्लास में विलियन का जो पूरा का पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर दूसरा पार्ट है विलियन सॉल्यूशन, उसमें इसका यूज होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं इसके बारे में आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं एसिटिक अम्ल के बारे में। और यह भी ध्यान रखें, इसका नाम एसिटिक अम्ल क्यों पड़ा, यहां पर एसिटिक अम्ल इसीलिए पड़ा क्योंकि सिरका को लैटिन भाषा में एसिटम कहते हैं। यह भी ध्यान रखें, इसीलिए इसको एसिटिक अम्ल कहा जाता है। सामान्य भाषा में नाम सिरका को लैटिन भाषा में एसिटम कहने से इसका नाम एसिटिक अम्ल पड़ा। ये 10th में ज्यादा डीपली है नहीं, बस ये आपके ज्ञानवर्धक बातें हैं, इतना ही ध्यान रखें। एसिटिक अम्ल का 3 से 4% का विलियन प्यारे बच्चों क्या कहलाता है, सिरका कहलाता है। अब हम नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में देखते हैं। तो यहां पर यदि हम देखें तो CH3 CH2 और यहां पर COOH, इसका क्या नाम होगा। देखिए सबसे पहले हमें कहा जाए तो इसमें कार्बन कितने हैं, कार्बन 1 2 3, तो कार्बन 3 होने से प्रोप लगेगा, कार्बन में सिंगल बॉन्ड है एन लगेगा, और क्रियात्मक जो अनुलग्न है वो लगेगा ओइक अम्ल लगता है। यानी यह एन प्राथमिक अनुलग्न होते हैं, ओइक अम्ल द्वितीयक अनुलग्न होते हैं। जब हम उच्च कक्षा में पढ़ते हैं IUPAC, उसमें पूरा डिटेल चैप्टर क्लियर हो जाता है। तो आप न्यू कंसेप्ट क्लासेस से जुड़े रहें। जब आप साइंस लेंगे आगे की कक्षा में, तो यह क्लास आपके लिए न्यू कंसेप्ट क्लासेज आपको फ्री में 11th और 12th की केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स के महत्वपूर्ण टॉपिक समय समय पर उपलब्ध कराते रहेगा। तो ध्यान रखें, अभी हमारा लक्ष्य है केवल 10th का परीक्षा से पहले तमाम पूरा कोर्स कराना। तो यहां पर जब मैं इसको जोड़ता हूं
तो इसका नाम होता है प्रोपेनोइक अम्ल। प्रोपेनोइक अम्ल इसको कहा जाता है, ध्यान रखें इसका आईयूपीएसी में नाम प्रोपेनोइक अम्ल है। यह प्यारे बच्चों आपको समझने के लिए है, एग्जाम में आपको डायरेक्ट प्रोपेनोइक अम्ल आपको लिखना है। तो चलिए यहां पर आप समझ गए होंगे। अब हम जो प्रश्न है उसके बारे में देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। तो प्रश्न इस प्रकार से हैं कि एसिटिक अम्ल की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। बिंदु संरचना बनाइए या हम कह सकते हैं एसिटिक अम्ल की जगह हम कह सकते हैं एथेनोइक अम्ल की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। यह तब पूछा जाएगा जब पेपर थोड़ा सा हार्ड लेवल का आएगा, नहीं तो आपके एग्जाम में ध्यान रखना 18 और यदि हम पुराने पेपर 19 और 20 आरबीएससी के देखें तो उनमें मेथेन, एथीन और प्रोपाइन की ही इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का जिक्र किया गया है। उन कंपटीशन जो हमारी 9th यानी जो 10th के एग्जाम होंगे उनमें पुराने प्रीवियस ईयर में और इनमें हमारे पाठ्य पुस्तक में इन्वॉल्व किया गया है एथेनोइक अम्ल की। तो हो सकता है कभी कभी पाठ्य पुस्तक में से भी प्रश्न आ जाए, यानी प्रश्न इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो हमें सभी की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है, रटनी नहीं है। देखिए आपको यदि सूत्र पता है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता है, संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आप आसानी से इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का सबसे पहले हम कहें संरचना सूत्र। देखिए जिस कंपाउंड का आपको संरचना सूत्र प्यारे बच्चों पता हो जाता है तो आप उसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आसानी से बना देते हैं। इसके लिए चाहिए आपको संरचना सूत्र। एसिटिक अम्ल का हम कहें सामान्य सूत्र तो यह होता है, और यदि अगला कहे संरचना सूत्र बनाओ तो हम कह सकते हैं इसका संरचना सूत्र इस प्रकार से होता है, यानी CH3CO और O और यहां पे H, यह इसका संरचनात्मक सूत्र होता है। कार्बन अपनी 4 संयोजकता, चलिए इसको हम पूरा और ओपन करके लिखते हैं तो यहां पर आप समझ गए होंगे यह एसिटिक अम्ल का संरचनात्मक सूत्र है। देखिए कार्बन अपनी 4 संयोजकता पूरी कर रहा है, यहां पर भी कार्बन अपनी 4 संयोजकता पूरी कर रहा है, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है वो पूरी कर रहा है, हाइड्रोजन अपनी 1 संयोजकता पूरी कर रहा है। अब हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे बनाई, तो चलिए इनके बारे में हम देखते हैं इनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होती है। तो आपका भी जिक्र बनता है कि हम ये चाहते हैं आपको घर बैठे रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान जैसे ही हमारे यह टॉपिक खत्म होंगे, रासायनिक विज्ञान के जल्द कराने का प्रयास किया जाएगा। फिर आपके जीव विज्ञान के टॉपिक आएंगे महत्वपूर्ण फैक्ट के अंदर। तो आप भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे घर बैठे बच्चे को जहां पर क्लास में किसी विज्ञान में कोई दिक्कत है तो उनके भी क्या है कि समझने में आसानी रही, क्योंकि हमारा एक कदम बढ़ती शिक्षा को भारत के विकास की ओर ले जा सकता है। तो चलिए इनकी हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देखते हैं। तो यहां पर प्यारे बच्चों देखिए, पहले समझिए, यहां पर एकल सहसंयोजक बंध है। मैंने पहले ही बताया था सहसंयोजक बंध का निर्माण समान इलेक्ट्रॉन 2 तत्व के मध्य होता है, समान इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से। तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन युग्म काम में आते हैं, यानी जब हम कहें एकल सहसंयोजक बंध बनता है, एकल सहसंयोजक बंध बनता है, एकल सहसंयोजक बंध बनता है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन युग्म काम में आता है। युग्म का मतलब होता है प्यारे बच्चों जोड़ा, यानी हम कह सकते हैं ओनली 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन इसको हम अंग्रेजी में पेयर कह सकते हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉन युग्म काम में आता है, वो जोड़ा होता है। और एक इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होगा, कार्बन अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा और हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन युग्म देगा। अब यहां समझिए, यहां पर 2 बंध बन रहे हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन युग्म काम में आएंगे, यहां पर इलेक्ट्रॉन युग्म काम में आएंगे 2।
यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन युग्म काम में आएंगे प्यारे बच्चों? 2 आएंगे। जब यह कंसेप्ट आपके समझ में आ जाता है, आप इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए हम इसकी संरचना बनाते हैं। सबसे पहले मैंने यही बताया था, कार्बन के बाह्यतम कोश में यानी बंद, यहां पर बंद का निर्धारण करते हैं संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 होते हैं। यह ध्यान रखें, कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 होते हैं और हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब इनके संयोजकता की बात आती है तो पिछले वीडियो में स्पष्ट रूप से बताया गया है, आसान शब्दों में, कार्बन की संयोजकता 4, ऑक्सीजन की 2, हाइड्रोजन की 1 होती है। यानी ऑक्सीजन 2 बंद बनाएगा, वो एकल बंद भी बना सकता है, द्विबंध भी बना सकता है। कार्बन 4 बंद बनाता है, चाहे तो वो एकल बंद बना सकता है, द्विबंध भी बना सकता है और त्रिबंध भी बना सकता है। तो यहां पर यह समझे कि अब इनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाते हैं। तो यहां पर हमने इस प्रकार अरेंजमेंट में लिख दिया कि इसकी संरचना, यह संभावित मेरे पास में संरचना है, यह इसकी संभावित संरचना इसके अनुसार मैंने सेट कर दी, दिमाग में मुझे पता है। अब देखिए एकल बंध बन रहा है, कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन देगा, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, यह इसका 1 इलेक्ट्रॉन, यहां पे 1, यहां पे 1, यहां पे 1। अब यहां काम हमने पूरा कर दिया। देखिए हाइड्रोजन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया, कार्बन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया, इधर हाइड्रोजन ने 1 दिया, कार्बन ने 1 दिया, इधर कार्बन ने 1 दिया, हाइड्रोजन ने 1 दिया। चलिए अब इनके बारे में देखते हैं। एकल बंध है तो कार्बन अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बीचों बीच लगा दीजिए, यह भी कार्बन अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। यहां काम खत्म हो गया। अब ऑक्सीजन का देखते हैं। ऑक्सीजन, यहां कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है? 2 देगा, क्योंकि समान युग्म की साझेदारी से बंध बनेगा, तो यहां पे यह 2 बन गई। अब बताइए, ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 2 तो इसने बंध बनाने में काम ले लिए और 2 यानी 4 इलेक्ट्रॉन अबंधित इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, ये बंध बनाने में काम में नहीं आते हैं। अब यहां पर बात होती है इस कार्बन के बारे में। यहां कार्बन अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और यहां पे ऑक्सीजन भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और यहां पर ऑक्सीजन देखिए हाइड्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन देके 1 बंध बना रहा है। अब ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन काम में आ गए बंध बनाने में, 1 और 1 2 बचे 4। तो यहां पर मैं इसको इस प्रकार से शो कर सकता हूं। तो आपके पास प्यारे बच्चों समझ गए होंगे, यानी एथेनोइक अम्ल की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इस प्रकार की होती है। तो अब चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं एल्डिहाइड वाले समूह की ओर। तो यह, इसको आप नोट डाउन भी कर ले किस प्रकार के क्या है, लेकिन आपको संरचना सूत्र आना जरूरी है। जब तक आपको संरचना सूत्र आप नहीं सेट कर पाएंगे तब तक आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने में थोड़ी दिक्कत होगी। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, के बारे में देखेंगे। इनके बारे में एल्कोहल क्या होते हैं, तो चलिए इनके बारे में देखते हैं। एल्कोहल तो वे कार्बनिक यौगिक, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें क्रियात्मक समूह OH, यानी इसको कहते हैं हाइड्रोक्सी, OH पाया जाता है, क्रियात्मक समूह OH पाया जाता है, उन्हें एल्कोहल कहते हैं। और इनका सामान्य सूत्र यदि हम देखें, सामान्य सूत्र के बारे में, तो उसी प्रकार से जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल का बना था, CnH2n+1 और यहां पे यह OH हो जाता है। और इसके अनुलग्न के बारे में देखें तो अनुलग्न इसमें होता है ओन। क्या होता है इसमें? अनुलग्न ओन होता है। डायरेक्ट 1 नंबर का प्रश्न आता है, एल्कोहल में अनुलग्न क्या होगा, तो ओन होगा। और इसके उदाहरण के बारे में देखें तो CH3OH होता है, फिर C2H5OH होता है और CH3CH2 और OH होता है, यानी CH3CH2CH2OH होता है।
ए से चलता जाता है, जो इसकी सजातीय श्रेणी है, जिनके बारे में आगे भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए यहां पर हम इनके आईयूपीएसी नोमेनकल्चर देखते हैं कि इनका आईयूपीएसी नाम किस प्रकार से लिखा जाता है। सबसे पहले हमारे पास में है CH3OH। इसमें कार्बन 1 है, तो कार्बन 1 होने से इसका जो नाम होता है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एकल बंध होने से यह मेथेन होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? मेथेन होता है। OH होने से अनुलग्न लगता है ओल। क्या लगता है? ओल। तो यहां पे मैं ओल शब्द जोड़ दूंगा। इनको जोड़ने से मेरे पास में यह बनेगा मेथेनोल। यह बनता है मेथेनोल। आपको परीक्षा में डायरेक्ट यही लिखना है, मेथेनोल। और इसका जो सामान्य नाम होता है, सामान्य नाम, इसका सामान्य नाम होता है कास्ट स्प्रिट। कास्ट स्प्रिट इसका सामान्य नाम होता है। इसे लकड़ी के भंजन आसवन से प्राप्त किया जाता है। इसको पीने से व्यक्ति अंधा हो सकता है। आगे हम जब मेथेन यानी एथेनॉल और एसिटिक अम्ल के बारे में पढ़ेंगे अलग से, रासायनिक गुणधर्म और भौतिक गुणधर्म, तब इनकी चर्चा में यह रहेगा मेथेनॉल। तो चलिए यहां पर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो CH3CH2OH ये हमारे पास में है कंपाउंड। इसका आईयूपीएसी में नाम देखते हैं। तो इनमें कार्बन है प्यारे बच्चों 2, तो कार्बन 2 होने से इसको हम कहेंगे एथेन। और एथेन में जब ओल शब्द जुड़ जाता है तो इसका नाम बन जाता है एथेनॉल। एथेनॉल। और यह भी ध्यान रखें, इनको जो है सामान्य भाषा में इसको एल्कोहल कहा जाता है। एल्कोहल। जब भी एल्कोहल शब्द का जिक्र होता है, इसका मतलब वो एथेनॉल के बारे में ही पूछ रहा है। और इस एल्कोहल को दारू भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? दारू या स्पिरिट भी कहा जाता है। दारू के पीने से हमारे शरीर का सबसे ज्यादा जो क्षतिग्रस्त भाग होता है, नष्ट होता है, वो होता है यकृत यानी लीवर है, वो खराब होता है, डैमेज होता है। इन एल्कोहल के बारे में आगे भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए यहां पर आपने देखा। नेक्स्ट हम बात करें तो यहां पर तीसरा जो इसका एग्जाम्पल लें, तो यहां पर इसका नाम हमारे पास में है CH3CH2CH2OH। इसका नाम क्या होगा? देखिए, कार्बन 3 है, कार्बन का अंकन इधर से शुरू होगा। अब कार्बन का अंकन इधर से शुरू करने से हम कहेंगे इसका नाम होता है प्रोपेन। 3 कार्बन, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, 1 नंबर कार्बन से ओल जुड़ा हुआ है, OH है, तो यह है। या इसमें इन दोनों को चिपका देते हैं तो ये 1 बेचारा पीछे भाग जाता है, तो इसका नाम हो जाता है 1 प्रोपेन 1 ओल प्रोपेनोल। इसका नाम हो जाता है प्रोपेनोल। 1 प्रोपेनोल इसका नाम हो जाता है। तो आप उम्मीद करता हूं यह इसके बारे में आप समझ गए होंगे। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। एल्कोहल के बाद में कीटोन, किसके बारे में अध्ययन करेंगे? नंबर हमारे पास में जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्कोहल, नंबर 3 कीटोन के बारे में। तो हम कहेंगे वे कार्बनिक यौगिक, आप परिभाषा भी लिख सकते हैं, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कीटो समूह पाया जाता है, इसको क्या कहते हैं? कीटो समूह कहते हैं। कीटो क्रियात्मक समूह पाया जाता है, उसे कीटोन कहा जाता है। जिनमें यह समूह पाया जाएगा उन्हें कीटोन कहते हैं। वे कार्बनिक यौगिक जिसमें निम्न, फिर यह बनाकर आप लिख देना, समूह पाया जाता है, उन्हें कीटोन कहते हैं, इसको कीटो कहते हैं। और इनका जो अनुलग्न होता है, अनुलग्न, अनुलग्न ध्यान रखना, इसका अनुलग्न होता है प्यारे बच्चों ओन होता है। एल्कोहल में ओल होता है, इसमें ओल होता है। और इसका जब हम देखें उदाहरण में हम देखें तो इसमें CH3COCH3। और यह भी ध्यान रखें, नोट लगा के आप लिख लें, कीटोन के प्रथम सदस्य में न्यूनतम 3 कार्बन परमाणु होते हैं, कम से कम 3 कार्बन परमाणु होते हैं। इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा? तो नोमेनकल्चर इधर से करते हैं, 1 2 3। तो दूसरे कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा है, कार्बन में 3 है, तो इसमें आ जाएगा प्रोप। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन। अब हम कहें
कौन से कार्बन से ये O जुड़ा है, तो मैं कहूंगा दूसरे कार्बन से जुड़ा है, तो प्रोपे-2-ओन हो जाता है। और इसका ये भी नाम होता है 2-प्रोपेनोन। प्रोपेनोन इसका नाम होता है, प्रोपेनोन। ध्यान रखें, इनका जो सामान्य नाम है, इसका सामान्य नाम यह इसका आईयूपीएसी में नाम है। आईयूपीएसी में अभी हम नाम लिख रहे हैं। इसका सामान्य नाम होता है एसीटोन। एसीटोन होता है। इस एसीटोन का उपयोग नेल पॉलिश को, जो महिलाएं नेल पॉलिश लगाती है या जो गर्ल्स हैं वो लगाती हैं, उनको उड़ाने के लिए इस एसीटोन का उपयोग करते हैं। आपने देखा होगा ये विलियन एक बोतल में भरा हुआ होता है, कलरलेस होता है, रंगीन होता है। जैसे ही इसको नेल पॉलिश पे लगाते हैं, ये नेल पॉलिश उड़ जाती है और हमारे शरीर को ये ठंडक भी देता है। इसको लगाने पे ठंडक का एहसास होता है, तो वो थिनर होता है एसीटोन। तो आप समझ गए होंगे एसीटोन की संरचना इस प्रकार से होती है। आईयूपीएसी नाम है 2-प्रोपेनोन। तो अब चलते हैं एल्डिहाइड की तरफ। तो नेक्स्ट हमारे पास में मेटर है, जो है लास्ट क्रियात्मक समूह का, कार्बनिक यौगिकों के क्रियात्मक समूह का है, वो है नंबर 4 पे एल्डिहाइड। एल्डिहाइड यानी ऐसे कार्बनिक यौगिक, आप लिख लें, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें CHO क्रियात्मक समूह पाया जाता है। क्रियात्मक समूह पाया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं। अनुलग्न क्या होगा? अनुलग्न। अनुलग्न प्यारे बच्चों इसमें एल होता है। क्या होता है? एल होता है। अनुलग्न इसका एल होता है। और एग्जाम्पल में यदि हम देखें तो एग्जाम्पल में SCHO होता है, फिर CH3CHO इसका एग्जाम्पल होता है, CH3CH2CHO इसका एग्जाम्पल होता है। इस प्रकार एग्जाम्पल इनके चलते जाते हैं। तो नेक्स्ट अब हम इनका आईयूपीएसी नोमेनकल्चर देखते हैं। तो चलिए आईयूपीएसी नोमेनकल्चर में हम देखें तो एल्डिहाइड का नाम कैसे लिखा जाता है। बिल्कुल आसान है। तो यहां पर HCHO, इसमें कितने कार्बन हैं? एक है, तो इसका मतलब ये मेथेन का व्युत्पन्न होगा, तो ये मेथेन। और यहां पर यदि मैं इसमें एल लगा देता हूं, अनुलग्न, क्योंकि CHO समूह आ गया, तो इसको जोड़ने पर यह नाम बनता है मेथेनेल। ध्यान रखें, परीक्षा में डायरेक्ट यह आप नाम लिख के आएंगे, यह समझाने के लिए है। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो CH3CHO, इसमें कितने कार्बन हैं? 2 हैं। तो इसमें 2 कार्बन, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, एकल बंध है, क्रियात्मक समूह के कारण एल लगता है, तो इसका नाम हो जाता है एथेनेल। एथेनेल इसका नाम हो जाता है। अब आपको गृह कार्य के लिए आप इसका आईयूपीएसी में नाम बताइए कि इनका आईयूपीएसी में नाम क्या होता है, और यह आपके प्रश्नवाचक चिन्ह के रूप में है। तो मैं उम्मीद करता हूं यदि आप इस नाम को लिख देते हैं तो आपके आईयूपीएसी से संबंधित सामान्य जानकारी पूरी होती है। नेक्स्ट अध्याय में हम लेके आएंगे इनकी जो सजातीय श्रेणी है, एल्कोहल और एसिटिक अम्ल के भौतिक और रासायनिक गुण धर्मों के बारे में अगले अध्याय में चर्चा करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।